तो जैसे कंपनीज की बैलेंस शीट होती है, ह्यूमन की वो एनर्जी लेवल होती है, वैसे ही इकोनॉमी की भी बैलेंस शीट होती है। जब अर्थव्यवस्था की बात होती है, इकोनॉमी की बात होती है, तो अगर एक किसी देश के स्वास्थ्य के बारे में अगर हमें जांचना है, तो कोई बात करता है फिस्कल डेफिसिट की, कोई बात करता है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, कोई बात करता है मॉनेटरी पॉलिसी की। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है कि सरकार जो है, सरकार को मान लीजिए कि 100 करोड़ की का टैक्स मिलता है और वो 150 करोड़ खर्च करती है। भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ भी आप देखें तो 1980 के दशक में अगर 5.5% हमारी इकॉनमी बढ़ती थी हर साल, उसमें से 3% लेबर इनपुट ही था। उसको मैं कहूँगा कि ग्रोथ तो अच्छी थी, बट वो कहेंगे लो क्वालिटी ग्रोथ। राइट। नमस्कार, स्वागत है आपका ओपन डायलॉग के इस एपिसोड में। पिछले कुछ वर्षों में इकोनॉमिक्स, शेयर बाजार और फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ लोगों में काफ़ी उत्सुकता जागी है, पर ये टॉपिक्स काफ़ी पेचीदा और टकटकी होती है। ओपन डायलॉग एक प्रयास है एक्सिस बैंक की तरफ से, जहां एक्सपर्ट्स आते हैं और इन टॉपिक्स को आसान शब्दों में समझाते हैं। हमने ओपन डायलॉग के काफ़ी एपिसोड्स किए हैं इंग्लिश में, और वहाँ हमें दर्शकों का काफ़ी प्रोत्साहन और प्यार भी मिला। पर हमें ये फीडबैक भी मिला कि हमें ये श्रृंखला जो है वो हिंदी में भी करनी चाहिए, ताकि और लोग इसमें जुड़ सके और इसका फ़ायदा उठा सके। आज हमारी ये पहली हिंदी में एपिसोड है। मेरे साथ आज है नीलकंठ मिश्रा। नीलकंठ, स्वागत है आपका इस शो में। नीलकंठ जो है इस एरिया में काफ़ी जाने पहचाने व्यक्ति है, इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। नीलकंठ जो है एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट है, वो पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के मेंबर है और यूआईडीए के चेयरमैन भी है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो भारत के मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन और हमारे भविष्य के बारे में है। सो हम स्टार्ट करते हैं नीलकंठ। नीलकंठ, सबसे पहले तो मैं आपसे मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम किसी भी देश की मैक्रो इकोनॉमिक परिस्थिति को समझना चाहते हैं, तो कैसे देखें, किन पैरामीटर्स को टटोलना चाहिए और कैसे उसके बारे में पता करना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसमें इतने सारे वेरिएबल्स हैं कि इसको ठीक से प्रेडिक्ट करने के लिए थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, थोड़ा आसान तरीके से देखना होता है। तो जैसे मान लीजिए, जो हमारी इकॉनमी क्या है, हमारी इकॉनमी में 140 करोड़ लोग हैं। वो कहीं कोई खेती करता है, कोई घर बनाता है, कोई खाना बनाता है, कोई कपड़े सिलता है। तो इन्हीं सब का कलेक्टिव आउटपुट जो है वो जीडीपी है, वही हमारी इकॉनमी है। तो जैसे हम एक छोटी टीम के आउटपुट को मेजर करें कि उनका वो एक साल में कितना कुछ बना सकते हैं, तो उसमें उसको 3 भाग में बांटा जा सकता है। एक है कि कितने लोग हैं, तो अगर आप 10 लोगों से 12 लोग कर दें तो ऑब्वियसली उनका आउटपुट जो है बढ़ जाएगा। अगर उनको आप मशीन्स मुहैया करा दें कि वो मान लीजिए कि कोई सामान डिलीवरी करने का कोई धंधा है किसी का, तो उसको आप कहें कि भैया तुम साइकिल ले लो या मोटरसाइकिल ले लो या गाड़ी ले लो, या उसको अगर आप एक्सट्रीम केस में कहें तो हवाई जहाज़ ले लो, तो उसका आउटपुट जो है उतनी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो एक उसको कहते हैं कैपिटल इनपुट। तो पहला वाला हुआ लेबर इनपुट, दूसरा हो गया कैपिटल इनपुट, और तीसरा होता है कि वो कितने अच्छे से लेबर और कैपिटल का उपयोग कर पा रहे हैं। तो जैसे अगर आप अब जैसे बम्बई के ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको 2 घंटे लग रहे हैं, उतनी ही दूर जाने में अगर हांगकांग में 5 मिनट लगता है, तो ये बाकी का जो 1 घंटा 55 मिनट है, वहाँ के लोग कुछ काम कर सकते हैं कि यहाँ के लोग ट्रैफिक में बैठ के अपना स्ट्रेस बढ़ाते हैं। तो इसको कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नहीं हो रही। या फिर मान लीजिए अगर थोड़ी सी मेहनत करके अगर हम अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को अच्छा कर लें, तो हमारा जो प्रोडक्ट फेलियर है फैक्ट्री से निकल रहा है, उसमें ईल्ड जो है उसकी वो
80% अगर सही प्रोडक्ट निकलता था उसका वो 99% हो जाए तो हमारा आउटपुट बहुत ज़ोर से बढ़ जाता है। एफर्ट उतना रहेगा, मशीन उतना रहेगा, बट अगर हम ध्यान से बना रहे हैं तो इसको कहते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, कि आप अपना लेबर और कैपिटल को कितने अच्छे से उसका उपयोग कर पा रहे हैं। तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ भी आप देखें तो 1980 के दशक में अगर 5.5% हमारी इकॉनमी बढ़ती थी हर साल, उसमें से 3% लेबर इनपुट ही था। लोग ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि आबादी बढ़ रही थी तो लोग आ रहे थे। तो ये उसको मैं कहूँगा कि ग्रोथ तो अच्छी थी, बट वो कहेंगे लो क्वालिटी ग्रोथ थी। राइट। पिछले दशक में जब हमारी अर्थव्यवस्था 6.5% पे बढ़ी तो लेबर इनपुट जो है 1% से बढ़ा। ओके, तो लोग जो है वो इतने नहीं आए जितने। करेक्ट। तो इससे क्या होता है कि हाँ, लेकिन अगर आपका ओवरऑल ग्रोथ उतना ही हो रहा है, यानी कि आपका जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब हर लेबर के लिए, हर वर्कर के लिए जो आपका इनकम है वो और ज़्यादा जोर से बढ़ रहा है। इसलिए लोगों का जो वेलबींग है या लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। और इसमें सबसे अच्छी टाइप की ग्रोथ जो कहते हैं वो होती है वही टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी वाली, कि भाई लोग कैपिटल और लेबर को अच्छे से ग्रो करा पा रहे हैं कि नहीं, और ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और उसी लेबर और उसी कैपिटल के साथ आप ज़्यादा प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। एकदम सही। और इस मामले में भारत की ग्रोथ जो है वो अभी दुनिया में सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी है। इसकी बहुत वजह है। जैसे एक ये कि एक इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर, कि सबसे जो तेज है, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी वाले देश हैं वो कहाँ हैं, और हम उनसे अभी काफ़ी दूर हैं। तो जब हम उनके पास जाने लगते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक तरीका है कोई अच्छे तरह का खाना बनाने का, वो आजकल लोग यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हैं। अगर किसी को दिल्ली से बम्बई पहले 24 घंटे लगते थे, अब एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो अब वो 12 घंटे में हो सकता है। ये सब समस्याएं जो हैं वो चीन में, अमेरिका में, यूरोप में, जापान में, ये सब ये लोग 40-50 साल पहले सॉल्व कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए टेलीफोन है, तो पहले लैंडलाइन टेलीफोन होता था, वो 80-100 साल पहले यूएस में आ गया। उसके बाद करीब 30-35 साल पहले मोबाइल फ़ोन आने शुरू हुए। उसके बाद फिर वो 2G हुआ, फिर 3G हुआ, फिर 4G हुआ, 5G हो गया। हमारे यहाँ पे लोग जिनके पास कोई फ़ोन नहीं था वो 10 साल में ही 4G में पहुँच गए, अभी 5G में पहुँच जाएंगे। तो क्या होता है कि जो 80 साल की जो टेलीकॉम की प्रोडक्टिविटी थी वो अब 10 साल में हो रही है। तो इससे काफ़ी जल्दी ग्रोथ आती है। तो हमारी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। लेबर इनपुट अगले 5-7 साल में 1% से बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो 20-22 साल पहले जन्मे थे वो अब वर्कफोर्स में एंटर कर रहे हैं, तो उनको फिर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं कि भाई हमारी आबादी अब ऐसी है कि जहाँ पे वर्कफोर्स जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। एक ही समस्या थी जिसके कारण कोविड के पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी धीमी हो गई थी, और उसकी वजह थी स्लो डाउन इन कैपिटल फॉर्मेशन, की जो जितनी पूंजी जो कैपिटल हम लगाते हैं उसमें काफ़ी स्लो डाउन हो गया था। और उस स्लो डाउन की 2 बड़ी वजह थी, काफ़ी सारी वजह थी बट उसमें 2 बड़ी वजह थी। एक थी कि जो रियल एस्टेट साइकिल है वो नेगेटिव हो गई थी। 2012 में पीक करने के बाद बड़े शहरों में जो रियल एस्टेट साइकिल है, मतलब घरों के दाम बढ़ने बंद हो गए थे, बहुत ज़्यादा घरों की इन्वेंट्री बन गई थी, बिक नहीं रहे थे, तो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरा जो हमारा जो पावर प्रोडक्शन है, जो हम बिजली के जो प्लांट्स हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही हमने बना दिए थे, तो उनका भी यूटिलाइजेशन गिर गया था। अभी हालात ये है कि हमें अब पावर प्लांट भी बनाने हैं और पिछले 2 वर्षों से रियल एस्टेट साइकिल भी टर्न कर रही है। तो जब ऐसा होता है तो अर्थव्यवस्था अच्छा ही करती है। इसलिए अगले 5-7 साल जो है मेरे हिसाब से हमारी ग्रोथ जो है 7% के ऊपर होनी चाहिए। धन्यवाद नीलकंठ। तो अब इसका मैं एक फॉलो ऑन क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जब अर्थव्यवस्था की बात होती है, इकोनॉमी की बात होती है, तो बहुत सारे टर्म्स देखे जाते हैं। तो कोई बात करता है फिस्कल डेफिसिट की, कोई बात करता है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, कोई बात करता है मॉनेटरी पॉलिसी की, कोई रियल एस्टेट क्षेत्र की बात करता है, कोई बैंकिंग क्षेत्र की बात करता है। तो ऑब्वियसली ये इतना सिंपल नहीं है कि आप एक
जीडीपी ग्रोथ इसको देख ले, तो अगर एक किसी देश के स्वास्थ्य के बारे में अगर हमें जांचना है तो थोड़ा इन सब विषयों पे प्रकाश डालिए और आज हम कहाँ हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे मैं इसका एक पैरेलल ड्रॉ करता हूँ कि जैसे किसी को मान लीजिए कि मैराथन दौड़ना है, तो अगर कोई अच्छे से सो के अच्छे खासे पानी वानी पी के वेल हाइड्रेटेड खाना वाना खा के तैयार है मैराथन दौड़ने को, और दूसरा व्यक्ति जो है वो एक मैराथन दौड़ चुका है और उसको फिर आप कहें कि मैराथन दौड़ना है, ऑब्वियसली जो पहला वाला है, तो इसमें इसको कहते हैं कि जो शारीरिक हालत है या इसको जो उसको बैलेंस शीट कहते हैं, तो जैसे कंपनीज की बैलेंस शीट होती है, ह्यूमन की वो एनर्जी लेवल होती है, वैसे ही इकॉनमी की भी बैलेंस शीट होती है। तो कभी कभार क्या होता है कि आप बाहर और फ्यूचर से, भविष्य से इनकम को क्लेम करके आप अपनी अभी की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आप ये देखें, और मेरे ख्याल से दर्शकों को भी पता होगा कि कोई किसी के पास बहुत ज़मीन है, पुश्तैनी जायदाद है, और उसको वो बेच कर खा रहे हैं या उधार ले लेकर खा रहे हैं, तो वो बहुत दिन तक नहीं खा सकते। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है कि सरकार जो है, सरकार को मान लीजिए कि 100 करोड़ का टैक्स मिलता है और वो 150 करोड़ खर्च करती है, और खर्च करती है क्या कि वो लोगों में बांटती है। तो वैसा होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा हाइपोथेटिकली कुछ ऐसा होता है, तो क्या होगा कि काफ़ी कुछ दिन तक तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी और लोगों के पास पैसे होंगे, लोग खर्च करेंगे, लेकिन उससे जो उनकी बैलेंस शीट है, जो उनकी शारीरिक हालत है वो इकॉनमी की, वो खस्ता होने लगती है। और कुछ दिन के बाद सडनली लगेगा कि ग्रोथ तो अच्छी थी, लेकिन अब ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। और उसके बाद क्योंकि आपने इतना फ्यूचर से, भविष्य से बोरो किया हुआ है, क्योंकि जब सरकार 150 करोड़ खर्च करती है जबकि 100 करोड़ की आमदनी है, वो 50 करोड़ लोगों से उधार ले रही है, तो जब वो उधारी कितने दिन तक चलेगी? आपको कभी ना कभी चुकाना भी पड़ेगा। तो जब आप, तो उसको कहते हैं भविष्य से बोरो करके ग्रो करना। तो ये तो सरकार भी करती है, कभी कभार पूंजीपति करते हैं, कैपिटलिस्ट करते हैं, हम आप करते हैं, बिल्कुल, कि हम होम लोन ले लिया हमने और आने वाली सैलरी से उसको EMI पे करेंगे। और कुछ हद तक ये सही है, उनकी करना भी चाहिए, लेकिन जब इसकी अति हो जाती है, तो जो जैसे अमेरिका में 2007 में हुई थी कि लोग उसको कहते थे निंजा लोन्स, नो इनकम नो जॉब्स एंड असेट्स, मतलब NINGA, और उनको भी आप होम लोन दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने जब लोन लेके घर तो बना लिए, तो घर बनाने में लोगों को नौकरी मिली, उसका जो वुड पैनल था, सैनिटरी वेयर था, सबके लिए बने, सबका बहुत डिमांड हुआ। अब पता चला कि यार ये तो घर का लोन नहीं रिपे कर सकते, तो अब पूरी वो चरमरा के गिर गई। तो इसको कहते हैं वही बैलेंस शीट। तो उसमें क्या है कि क्योंकि पिछले 7-8 वर्षों से हमारे यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट हुई ही नहीं है, तो क्या हुआ है कि अभी कंपनीज के बैलेंस शीट में, इंडिविजुअल्स के बैलेंस शीट में उतना ज़्यादा स्ट्रेस या उतना ज़्यादा लोन नहीं है। तो हम लोग अभी जो कहता हूँ कि वो जो फ्रेश बॉडी है जो मैराथन दौड़ने को तैयार है, तो हमारी हालत वैसी है। एक ही जगह थोड़ी सी चिंता का विषय है कि जो सरकार की बैलेंस शीट है, क्योंकि जो कोविड के बीच में जब हमने इकॉनमी को काम करने से रोक दिया, तो जो इनकम लॉस हुआ वो सरकार को भरना पड़ा, क्योंकि सरकार लोगों को अनाज दे रही थी, सरकार का वैक्सीन दे रही थी, और टैक्स कलेक्शन कम हो रहा था क्योंकि अब लोगों की इनकम नहीं थी, टैक्स भी नहीं आ रहा था, बट सरकार अपना खर्च करती रही। तो हमारा अनुमान है कि करीब 50 से 60% जो इनकम लॉस हुआ वो सरकार को लेना पड़ा। तो ये ज़रूरी था, क्योंकि इसके बिना इकॉनमी की हालत और ख़राब हो जाती। लेकिन इसके कारण सरकार की जो बैलेंस शीट है, जो डेट टू GDP बोलते हैं कि कितना लोन है और कितना साल का इनकम है सरकार देश का, वो रेशियो थोड़ा बढ़ा हुआ है। उसके अलावा हम लोग काफ़ी अच्छी हालत में हैं। तो इससे हमारा ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट जो है और सर्टेन हो जाते हैं। तो इसको अगर मैं संक्षेप में अगर बताऊं, तो हमने बात करी कि एक परफॉर्मेंस है जो आप कितना तेज़ दौड़ सकते हैं, और दूसरा हेल्थ है कि आप कितने समय तक दौड़ सकते हैं। एकदम। आपने ये वाला एग्जांपल लिया था, तो आपके हिसाब से भारत आज लंबी रेस दौड़ सकता है, क्योंकि आपके हिसाब से भारत का इकोनॉमिक स्वास्थ्य
मजबूत है। और इकोनॉमिक्स फास्ट में हमने जो एरिया कवर करा वो फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि आपकी आमदनी कितनी है और आपका खर्चा कितना है, सरकार की आमदनी कितनी है और सरकार का खर्चा कितना है। जो कोविड के दौरान थोड़ा हमारा बैलेंस शायद थोड़ा बिगड़ गया था, बट अब वापस आ रहा है। बट वो एक एरिया है जो हमें थोड़ा देखना होगा। बट अगर हम जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत की सरकार है, भारत के कॉर्पोरेट्स है, भारत के बैंक है और भारत के कंज्यूमर्स है। तो कंज्यूमर्स की बैलेंस शीट, कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट, बैंक्स की बैलेंस शीट काफ़ी साफ़ है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डेट है नहीं। और एक्चुअली हम बात करेंगे आगे भी कि अगर हम कंपेयर करें, हम चाइना से देखें या यूएस से देखें या कोई और डेवलपिंग कंट्री से भी देखें, तो इन क्षेत्रों में हमारा डेट एक्चुअली थोड़ा कम ही है। इनफैक्ट थोड़ा नहीं, बहुत कम है। तो वहाँ पर हमारी में क्षमता है कि हम थोड़ा और डेट लें, इसलिए हम ज़्यादा लंबा रेस दौड़ सकते हैं। सरकार के डेफिसिट को थोड़ा मैनेज करना होगा, जो सरकार कर भी रही है, बट ओवरऑल सिचुएशन अच्छी लग रही है आपको। अभी अगर हम यही ले नीलकंठ, ये फिस्कल डेफिसिट पे ही रुकते हैं और थोड़ा दूसरे देशों के बारे में बात करते हैं। तो जैसे अभी यूएस ले ले या चाइना ले ले या यूरोप ले ले, तो यूएस ने तो जीएफसी के बाद, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था 2007-2008 में, उसके बाद तो बहुत ही कैसे बोले अद्भुत उनका विकास हुआ है वहाँ पे यूएस में। तो इसके पीछे क्या राज है, क्या हुआ वहाँ पे कि इतनी बड़ी क्राइसिस हुई? वो क्राइसिस होने के बाद एक 15 साल ऑलमोस्ट उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा दौड़ी है और शेयर मार्केट भी ऐसे ही दौड़ा है, सारे फाइनेंशियल एसेट ऐसे दौड़े। तो क्या हुआ है उस देश में ऐसा? तो एक तो ये है कि जो अमेरिका की इकॉनमी है ये बहुत ही नायाब किस्म की इकॉनमी है। यानी कि इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो क्योंकि बहुत जगह पे ना लोगों को लगता है कि अरे ऐसा करेंगे तो इसको नुकसान हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो इसको नुकसान हो जाएगा। वहाँ पे ज़्यादातर जगहों पे उनको तोड़ने और फिर बनाने में कोई झिझक नहीं होती। यानी कि अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री डाउनटर्न में जा रही है तो वहाँ पे ज़बरदस्त फायरिंग होगी, लोगों की नौकरी जाएगी, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होगा, डिस्ट्रेस होगा, फिर उनकी रीट्रेनिंग होगी, वो अपने आप को रीट्रेन करेंगे और फिर वो एक नई इंडस्ट्री में घुस जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे जो साइकिल ऑफ इनोवेशन है वो काफ़ी तेज होता है। तो वो प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर पे है, यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी अमंग द हाईएस्ट है दुनिया में। फिर भी वो, जैसे आप देखें कि अब वो एआई में चिप्स बनाने की जो क्षमता है, या जो ग्लोबल इंटरनेट कंपनीज का जो ग्रोथ हुआ पिछले 15 साल में, वो पूरा का पूरा अमेरिकी कंपनीज के कारण ही हुआ। ये यूरोप में नहीं हो पाता, बिकॉज यूरोप में क्या है कि लोग अच्छे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक मॉडल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि वो इतनी आसानी से जो नहीं चल रहा है उसको बंद करके और वहाँ के रिसोर्सेज को रीडिप्लॉय कर दें और डिप्लॉय कर दें। तो ये अमेरिका में काफ़ी अच्छे से होता है। तो जैसे फैंग कंपनी से सारे अमेरिका के, कोई भी कई फैंग जैसे कि वो फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये सब हैं, तो ये सब अमेरिका के ही कंपनीज हैं। और वहाँ पे भी आप देखेंगे कि कुछ कंपनी बहुत अच्छा करती है, फिर दूसरी कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ करती है, उसको दबा देती है, वो गायब हो जाती है। जैसे याहू 20 साल पहले बड़ी स्टार कंपनी थी, अब कहीं है नहीं। ब्लैकबेरी एक टाइम पे, जो ब्लैकबेरी कनाडा से, बट ब्लैकबेरी एक टाइम पे ग्लोबल डोमिनेट करती थी, अब एप्पल, सैमसंग सब आ रहे हो। ऐसे नोकिया यूरोपियन कंपनी थी, वो सर्वाइव नहीं कर पाई। बिल्कुल। तो वैसे ही आप इसमें भी देखेंगे कि जब एक समय था बीच में, जब लग रहा था फेसबुक का हालत ख़राब होगी, बट फेसबुक ने अपना रिवैम्प किया, अपने कितने लोगों को, अभी गूगल लोगों को निकाल रहा है, अभी टेस्ला ने क्लीन अप शुरू किया है। तो वहाँ पे ये बहुत ही डायनामिक इकॉनमी, एक तो उनका वो स्ट्रेंथ है, तो वो अपनी ढांचा जो है वो बदल के सर्वाइव कर लेते हैं। बट एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि उन्होंने फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़, यानी कि जो भविष्य से बोरो करके ग्रोथ सस्टेन करने की जो आदत पड़ गई है उनको, इसकी ये समस्या बहुत गंभीर हो चुकी है। तो और ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जैसे अभी 2022-23 में लोगों को लग रहा था कि शायद यूएस की इकॉनमी रिसेशन में जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ज़ोर से बढ़ाए गए थे और
बट हुआ क्या कि जो क्योंकि वो अपनी फिस्कल डेफिसिट उसको वो इतनी तेज़ी से बढ़ा रहे थे कि इकॉनमी में रिसेशन नहीं आया, क्योंकि वो बाहर से बोरो करके खर्च किए जा रहे थे, अब भविष्य से बोरो करके खर्च किए जा रहे थे। बट अब उनका जो डेट टू जीडीपी रेशो है इतनी ज़ोर से बढ़ गया है कि मुझे लगता है कि उनको एक तो पहले उनको अपना डेफिसिट घटाना होगा, और जब वो घटाने की कोशिश करेंगे तो अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा सकती है। दूसरी समस्या ये थी कि उन्होंने ये तो फिस्कल वाला तो चलिए अभी पिछले 4-5 साल से चला रहे हैं, 4 साल से चला रहे हैं। उसके पहले वो अग्रेसिव मॉनेटरी ईजिंग कर रहे थे। अब उस मॉनेटरी ईजिंग में क्या होता है कि आपका जो एक डाउन साइकिल में जो क्लीन अप होता है, यानी कि जो मैंने उनका स्ट्रेंथ बताया था कि जब एक बार अर्थव्यवस्था जब कमज़ोर होती है तो जैसे जंगल में होता है कि छोटी सी आग लगी तो जो जलावन की लकड़ी है, जो भी मरे हुए पेड़ थे उन पे आग लग के वो हट गया, उसका कार्बन फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर उसमें नए पेड़ निकलते हैं। लोग ये कहते हैं कि जहाँ पे भी वो छोटी आग को अगर वो फायरमैन जो है वो नहीं लगने दें तो उसके बाद जो आग लगती है वो बहुत बड़ी आग होती है, क्योंकि जो क्लीन अप होना था वो हुआ नहीं। तो जैसे 1980 के दशक में हर साल 80,000 तक कंपनीज बैंकरप्ट होती थी, दिवालिया निकल जाता था। पिछले 4-5 साल में वो 10,000 कंपनीज का भी दिवालिया नहीं निकला। तो हुआ क्या है, इसको कहते हैं ज़ॉम्बी कंपनीज। ज़ॉम्बी कंपनीज यानी कि जो कंपनीज अगर मतलब अपना जो उनकी जो आय है उससे वो जो उनका लोन है उस पर उसका जो इंटरेस्ट है उसको अभी नहीं चुका नहीं सकते। तो ज़ॉम्बी कंपनीज का नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने 10-15 साल तक इंटरेस्ट रेट को ज़ीरो कर रखा। फिर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो हमें भी डर लगा, सबको डर लगा कि शायद अब बहुत सारी कंपनी जो है वो उड़ना शुरू करेंगी, मतलब उनका दिवालिया निकलना शुरू हो। लेकिन फिर इन्होंने वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के किसी तरह से उसको पोस्टपोन कर दिया। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा झटका अमेरिका की इकॉनमी को शायद लगने वाला है। ये अभी वहाँ पे भी राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं दिसंबर तक, तो उसके पहले शायद ना हो, क्योंकि अब सरकार का भी इंटरेस्ट रहेगा कि किस तरह से इसको पोस्टपोन किया जाए। लेकिन जब नए राष्ट्रपति आएंगे तो हो सकता है कि उस समय यूएस की इकॉनमी को बहुत ज़ोर से झटका लगे। लेकिन जो पहली बात मैंने कही थी कि उनके इकॉनमी में बहुत रेजिलियंस है, तो वहाँ पे वो कहते हैं ना वो अंग्रेजी में कि देयर नो सीक्रेट काउस, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। अगर इकॉनमी को ग्रो कराना है तो किसी भी चीज़ को वो दबा के ख़त्म कर सकते हैं और किसी और चीज़ को जिला सकते हैं। तो इसलिए अगर 5-7 साल देखें, 10 साल देखें तो शायद इनकी इकॉनमी ठीक कर सकती है। लेकिन अभी तो उन्होंने अपने फिस्कल और मॉनेटरी टूल्स को मतलब मैक्स आउट किया हुआ है, तो क्योंकि अब उसका रिवर्सल होगा। जितना खींच सकते थे उन्होंने दोनों तरफ से खींच लिया। तो इस पे थोड़ा सा हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो आपने बताया मॉनेटरी पॉलिसी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट ज़ीरो रखा था, तो ये क्या है, ये इंटरेस्ट रेट ज़ीरो क्या होता है और मतलब उन्होंने क्यों कराया था? देखिए, इकॉनमी को अगर आपको एज ए पॉलिसी मेकर मैनेज करना है, क्योंकि उसका एक रिदम होता है। जैसे मैंने अभी भारत की भी रियल एस्टेट साइकिल के बारे में कहा कि भाई ये 10 साल से डाउन टर्न में थी, अब टर्न कर रही है, तो ये सिक्लिकलिटी को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? तो मैनेज करने के 2 साधन हैं। एक है इंटरेस्ट रेट। अब जैसे अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 10% है, तो बहुत सारे पूंजीपति होंगे, बहुत सारे कंपनीज होंगी जो कहेंगे कि भाई 10% इंटरेस्ट में तो ये प्रोजेक्ट जो है वाइबल ही नहीं है, ये चलेगा नहीं। क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट में जो प्रॉफिट बनाते हैं, मुनाफा जो बनाते हैं, उससे उनको इंटरेस्ट पे करना है। तो 10% अगर वहाँ पे जाएंगे तो उनके लिए, खुद के लिए और इक्विटी होल्डर्स के लिए कोई मुनाफा बचेगा, कोई बचेगा नहीं। और वो क्या है कि मान लीजिए 4-5 साल तक वो कंपनी इन्वेस्टमेंट फेज में है, यानी कि आपने लोगों को हायर किया, आपने ब्रांड बनाया, ये किया वो किया, तो आपकी कंपनी चली। 5 साल बाद रेवेन्यू आना शुरू हुआ, उसके बाद खूब पैसे बने। जैसे बहुत सारी जो भी आज की टेक कंपनीज हैं, जैसे अमेजॉन ने पहले 10-12 साल तो पैसे ही नहीं बनाए, कुछ पैसे नहीं बनाए, करेक्ट, लेकिन उसके बाद जब बनने शुरू हुए तो फिर तो बहुत सारे पैसे बने। तो एक इन्वेस्टमेंट फेज जो है, तो लेकिन अब क्या होता है कि अगर 10 साल बाद पैसे बनने हैं और आपको 10% पे अगर इंटरेस्ट देना पड़ गया, उसके दौरान भी सर्वाइव कैसे कीजिएगा? बिल्कुल। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट को ज़ीरो कर दें
तो क्या होता है, वो जो कहते हैं कि वो डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, मतलब जो 10 साल बाद पैसे बने या आज पैसे बने, बात एक ही है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कॉस्ट तो ज़ीरो है। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जो हैं वो खड़े हो जाते हैं जिनको कि जिनमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनमें आप इनोवेट कर सकते हैं। तो मैंने आप रिस्क ले सकते हैं। तो ये मैंने एक्सट्रीम कह दिया। तो वैसे उसके बीच में वो 5% का 3%, 2%, 10 का 0 नहीं होता है, बट वो 5% का 4 कर देंगे, 3 कर देंगे, 2 कर देंगे, फिर सडनली लोगों को लगेगा अरे अब तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उससे क्या होता है, फिर इकॉनमी जो है वो पिकअप करने लगती है, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करना या कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, कि मॉनेटरी साइकिल्स के, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आप साइकिल्स को मैनेज कर रहे हैं। जो फिस्कल साइकिल होती है उसमें एटलीस्ट थियोरी ये कहती है कि जब कंज्यूमर और प्राइवेट कॉर्पोरेट, यानी बड़े बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, अगर वो डरे हुए हैं कि उनको लगा कि अरे अभी कोविड फैल गया है, या कि अरे अभी दुनिया में अभी लड़ाई होने वाली है, तो चलो पैसे बचा के रखते हैं, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। अब हर कोई अगर खर्च करना कम कर देगा एक ही समय पे, तो इकॉनमी ऑब्वियसली स्लो हो जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसे समय में इकोनॉमिक थियोरी कहती है कि आप तो सरकार को खर्च करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर सबकी भलाई इसी में है कि एग्रीगेट जो एक्टिविटी लेवल है, एग्रीगेट कंजम्पशन है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो बना रहे। और फिर जब लोगों को लगता है कि अरे इकॉनमी तो ठीक ही कर रही है, चलो मैं भी खर्च करता हूँ, कंपनीज ही बोलती है अरे इकॉनमी तो ठीक ही कर रही है, चलो मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, तब सरकार अपना हाथ खींच सकती है, क्योंकि फिर लगेगा कि एग्रीगेट डिमांड आ गया है, अब हम कम कर देते हैं। तो इसको कहते हैं कि वही काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, कि जब इकॉनमी ख़राब करने लगती है तो सरकार को खर्च करना चाहिए, जब इकॉनमी अच्छा करने लगती है तो सरकार को हाथ खींच लेना चाहिए। जैसे 1930s में यूएस ने करा था कि उन्होंने सारे हाईवेज बना दिए, रोड बना दिए, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, तो सरकार ने कहा कि सेकंड हाफ ऑफ 30s में, फर्स्ट हाफ 1930s में उनकी प्रो सिक्लिकल पॉलिसी थी, तो इसीलिए वो ग्रेट डिप्रेशन हो गया। एग्जैक्टली, ग्रेट डिप्रेशन उन्होंने खर्च करना चालू किया, सरकार ने खर्च करना चालू किया, तो लोगों के और कॉर्पोरेट्स के हाथ में पैसे आए, तो उन्होंने खर्च करना चालू किया, फिर इकॉनमी ऊपर आ गई, तो सरकार ने अपने हाथ खींच लिए। करेक्ट। तो ये इकोनॉमिक थियोरी कहती है। अब अमेरिका में क्या हुआ है कि जब 1920 में जब लोग कोविड के कारण डर गए थे और सरकार पैसे बांट रही थी, तो ठीक है फिस्कल डेफिसिट बढ़ा 2019 में, तो 2020 में मतलब कोविड के समय। तो लेकिन जब इकॉनमी जब ठीक करने लगी तो 2022-23 में उनको अपना डेफिसिट कम करना चाहिए था, जो उन्होंने किया नहीं। बिल्कुल। तो ये समस्या है कि लेकिन भारत ने किया है। जब भारत की भी फिस्कल डेफिसिट जो है वो जीडीपी मतलब 9.5% हो गई थी जीडीपी की 2021 में, क्योंकि हमारी जो फिस्कल ईयर कहते हैं वित्तीय वर्ष 2021, तो वो अब घटा के इन्होंने 5.1% कर दिया है। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई अब अगर रियल एस्टेट साइकिल चल पड़ी है, अगर कंपनीज अपना कर रही है, जीएसटी चल रहा है, तो हम अपना फिस्कल डेफिसिट अब गिरा देते हैं। तो ये थियोरेटिकली एकदम सही काम किया है। अमेरिका ने ये नहीं किया है, तो वो जब भी करेंगे तो आई थिंक इकॉनमी पे, ग्रोथ पे असर पड़ेगा। और जब आप प्रो सिक्लिकल पॉलिसी चलाते हैं, यानी कि जब इकॉनमी अच्छा कर रही है फिर भी आपने फिस्कल डेफिसिट बढ़ाया हुआ है, तो जब उसका करेक्शन होता है तो वो प्रो सिक्लिकल करेक्शन और ज़्यादा हो, फिर क्या होगा कि आपकी इकॉनमी भी स्लो होगी, जो मुझे लगता है होने वाला है। और उस समय में क्योंकि इकॉनमी स्लो हो रही है, आपका टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, लेकिन आप खर्च किए जा रहे हैं, तो आपका फिस्कल डेफिसिट और बढ़ेगा। और उसके बाद क्या होगा कि जब इकॉनमी स्लो करती है तो इन्फ्लेशन गिरना चाहिए, क्योंकि उसके कारण फिर इंटरेस्ट रेट को भी साथ में गिरना चाहिए। लेकिन अगर आपने प्रो सिक्लिकल पॉलिसी चलाई हुई है, तो क्या होगा, जब इकॉनमी स्लो होती है आपका टैक्स कलेक्शन गिरने लगता है और आपका फिस्कल डेफिसिट और बढ़ने लगता है, और खरीदेगा कौन? तो यानी कि आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी कम नहीं होता, तो उससे इकोनॉमिक साइकिल और डीपन हो जाती है। तो ये समस्या है, और मुझे लगता है कि ये समस्या शायद अगले वर्ष अमेरिका को दिखेगी। एक आखिरी सवाल इस टॉपिक पे, तो दूसरे टॉपिक पे जाने के पहले, कि इनको थोड़ा अगर आंकड़ों में डाले, तो जैसे पिछले साल शायद यूएस का फिस्कल डेफिसिट जो है वो कुछ $2 ट्रिलियन कुछ था, तो ये कैसे कंपेयर करता है? यूएस से ही कंपेयर कर ले या इंडिया से कंपेयर कर ले? या तो पिछले वर्ष की अर्थव्यवस्था वहाँ पे मेरे ख्याल से
28 नहीं 27.5 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन पकड़ लीजिए, चलिए 27 ट्रिलियन पकड़ लीजिए, चलिए 27.5 ट्रिलियन के आसपास था। तो ये करीब 7.5 से 8% ऑफ GDP फिस्कल डेफिसिट था। राइट। इस साल भी मेरे ख्याल से 7% के आसपास उनका फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। इस बार उनकी अर्थव्यवस्था थोड़ी बड़ी है, इसलिए वो अगर 1.9 ट्रिलियन होता है तो उतना करीब हो जाएगा। भारत में अभी 5.1 है और सरकार ने कहा है कि अगले साल उसको वो 4.5 पे ले आएंगे। तो आप समझ लें कि यूएस की फिस्कल डेफिसिट कंपैरिजन में हम लोग अब बहुत नीचे चल रहे हैं। एक समय होता था जब यूएस की फिस्कल डेफिसिट उल्टा होता था। और ये थोड़ा लॉजिकल भी है कि एक डेवलपिंग कंट्री जिसे आगे बढ़ना है उसे और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, जबकि एक डेवलप्ड कंट्री जो है एक्चुअली उसे लोन देना चाहिए, उसे उधार देना चाहिए और डेवलपिंग कंट्री को लेना चाहिए। हाँ, वो उसमें काफ़ी मत हो सकते हैं। जैसे एक ये जो बात करते हैं लोग कि US डॉलर ग्लोबल वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है और इसका अमेरिका जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। एक तरह से देखें तो शायद उठाता भी है, बट इसके साथ एक बहुत ज़रूरी इशू निकल के आता है कि अगर वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी है तो उनको करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा रखना होगा, नहीं तो दुनिया में डॉलर्स ही नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये अब लोग मजाक कर सकते हैं कि भाई ये अच्छी समस्या है कि भाई हम कंज्यूम इसलिए कर रहे हैं देखो, और उधार लिए जा रहे हैं क्योंकि देखो तुम्हारी इकोनॉमी का भरोसा कर रहे हैं, बट का फ़ायदा कर रहे हैं। बट ये भी एक समस्या है। बट या आई थिंक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय इस समय है कि अभी दुनिया में काफ़ी ऐसे बदलाव हो रहे हैं, जैसे चीन में भी काफ़ी बदलाव हो रहा है, जिससे हमें पहले तो समझना होगा भारत की तरफ से, और दूसरा फिर देखना होगा कि उसका हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो चीन पर, आपने चीन की बात छिड़ी तो चीन पर चलते हैं। अब चाइना जो है करीब 4 या 5 दशकों से बहुत तेज़ी से उसकी इकॉनमी बढ़ रही है, बट पिछले 3 साल अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कुछ मंदी आ गई है, और थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि वो मंदी जो है वो सिक्लिकल नहीं है, वो स्ट्रक्चरल है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद वापस आ जाएंगे, या अगर हम आपके जो परफॉर्मेंस और हेल्थ वाला अगर हमने, तो उनका स्वास्थ्य ही थोड़ा पीड़ा हुआ लग रहा है। करेक्ट। तो थोड़ा इस पर भी थोड़ा आप बताइए, आपकी राय बताइए। तो वही जो हमने शुरुआत में बात की थी कि आपका लेबर फोर्स कितना बढ़ रहा है, मतलब कितने वर्कर हैं आपके पास, आप कैपिटल इनपुट कितना दे रहे हैं, और आपकी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ कितनी है, यानी कितने अच्छे से आप लेबर और कैपिटल यूज़ कर पा रहे हैं, उपयोग कर पा रहे हैं। तो चीन में क्या है सबको पता है, अब उनकी आबादी गिर रही है तो लेबर इनपुट बढ़ेगा नहीं। वहाँ क्या हुआ है, क्योंकि 1978 में जब डंग शाओपिंग ने कहा कि भाई अब हम रिफॉर्म करेंगे, और उन्होंने सरकार का प्रेजेंस जो है इकॉनमी में कम करना शुरू किया, तो प्राइवेट सेक्टर का साइज़ बढ़ गया, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो लेबर और कैपिटल को सरकार से ज़्यादा अच्छा उपयोग करता है। तो वहाँ पर TFP ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हुई। फिर उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया 2001 में। उससे क्या हुआ, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरह से बाहर के मैन्युफैक्चरर्स को देश में बुलाया, और लोग वहाँ गए, और जब वहाँ पे उन्होंने बनाना शुरू किया तो वहाँ के वर्कर्स ने कैसे बनता है वो सब बनाना सीख लिया। तो इससे काफ़ी ज़बरदस्त वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हुई। 2012-14 के बाद से, जब से कम्युनिस्ट पार्टी को ये लगने लगा है कि अब शायद प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा हो गया है, उनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उन्होंने स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, जो उनकी जो सरकारी फर्म्स हैं, उनको ज़्यादा शेयर देनी शुरू की है, और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा कम शेयर देनी शुरू की। वो अभी भी ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ अभी भी ठीक है। तो इससे क्या हुआ है कि उनकी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी वो गिरने लगी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वही जब सड़क बना के, तो एक लेवल के बाद आप और भी सड़क तो कौन चलेगा उस पर। बिल्कुल। और तो ये गड़बड़ हुई है वहाँ पे। बहुत जगह पे वो ट्रेन्स बन गई हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं जहाँ पे रहता नहीं है,
तो ये एक TFP की प्रॉब्लम है। दूसरा जो कैपिटल फॉर्मेशन है, अब क्या है कि आपने घर बना के कैपिटल फॉर्मेशन करा लिया। जब घर बन रहे थे तो घर बनाने में लोग चाहिए, उसके स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, उसके लिए लोग चाहिए, उसके लिए भी लोग चाहिए। तो पूरी इकॉनमी का उद्धार हो रहा था। अब उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई घर तो ज़्यादा बन गए, अब कोई रहने वाला नहीं है, और जितना जितने दिन तक घर बनाते रहोगे ये समस्या और गंभीर होती जाएगी। तो इसलिए उन्होंने अब रियल एस्टेट साइकिल को कंट्रोल करना शुरू किया है। तो अब उनके पास सबसे मुश्किल जो डिसीजन लेना है उनको कि जो पैसा पहले रियल एस्टेट में जा रहा था उसका करें क्या। तो पिछले 3 साल में, 3.5 साल में $1.5 से $2 ट्रिलियन, एक्चुअली मेरे ख्याल से अबाउट 1.8 1.9 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में डाल दिए। तो जो लोन या जो लोगों का बचाया हुआ पैसा वो पहले रियल एस्टेट के लिए लोन देते थे, अब वो लोन जो है अब वो कंपनीज को दे रहे हैं कि आप फैक्ट्री बनाइए। आप मतलब दर्शकों को ये बताना ज़रूरी होगा कि इंडिया की पूरी लोन बुक, बैंकिंग सिस्टम का टोटल लोन बुक जो है $2 ट्रिलियन है। बिल्कुल। चीन ने पिछले 3.5 साल में केवल इंडस्ट्रीज को एक्स्ट्रा लोन करीब $2 ट्रिलियन के दे डाले। बिल्कुल। इसका नतीजा आप समझ सकते हैं कि जिस भी सेक्टर में वो लोन जा रहा है वहाँ पे दुनिया भर के इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट जो है वो डूबने वाला है। क्योंकि अब मान लीजिए स्टोरेज बैटरीज हैं, मतलब जो बिजली इलेक्ट्रिक स्टोरेज की बैटरीज हैं, सोलर पैनल्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इन सब में अब चीन की इतनी कंपनीज आ गई हैं और उनकी जो इकोनॉमिक मॉडल है, और ये हमें समझना होगा कि ये इसमें उनसे घृणा करके या उनको क्रिटिसाइज करके कि वो बहुत विलन है, ये उनकी इकोनॉमिक मॉडल है। वो कहते हैं, डिसाइड करती है कि अगले 5 साल हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और उनका है कि वो कहते हैं ना, वो लेट 1,000 फ्लावर्स ब्लूम, कि अब वो 50,000 कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर बनाने में घुस रही हैं और उन सबको पैसे मिलेंगे। अब वो 50,000 कंपनी में से कुछ हैं जो पहले राइस ट्रेडिंग करती थी, मतलब चावल दाल की ट्रेडिंग करती थी, वो जाके सेमीकंडक्टर बना रही। अब ये तो लिखित है कि उसमें से 45,000 48,000 कंपनी डूब जाएगी, फेल हो जाएंगे। हाँ। लेकिन जो 2 से 5,000 कंपनी बचेंगी वो ऐसी खूंखार होंगी कि वो दुनिया में जाके हर कंपनीज की हालत ख़राब कर देंगी, इतनी कॉम्पिटिटिव होंगी। जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखिए, अब जो लोग जो देख रहे हैं कि वो इतना बढ़िया इतनी अच्छी कार बना रहे हैं वो, और बट वो कार जो है 1 साल में नहीं बनाए, वो 10 साल से वो कितनी सारी लॉस फंडिंग हुई है सरकार के थ्रू। अब आप क्या कर सकते हैं, तो आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए, जो अमेरिका लगाने की कोशिश कर रहा है कि अब 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, उससे आप कितना बचा लेंगे। तो ये जो है ना, ये चीन के लिए तो चलिए जो नुकसान है सो है, कहने का मतलब इसी गति से चलता रहा तो अगले 3 साल में $2.5 से $3 ट्रिलियन का और लोन वो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में देने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं दुनिया भर में, उनकी क्या हालत हो। 2 ट्रिलियन ऑलरेडी दे चुके हैं और 2.5 ट्रिलियन और देंगे, तो 4.5 ट्रिलियन। हाँ, तो अभी तक जो आया है सो आया है, वो आगे सोचिए कि और होने वाला है। तो ये चीन के लिए तो ये मतलब इसमें कोई भी पैसा नहीं बना पाएगा इसमें, क्योंकि ये किसी ना किसी दिन किसी को तो ये चुकाने हैं, कहीं से तो वो चुकाना है। बट वहाँ की अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल रिप्रेशन। जैसे अमेरिका में डिस्पोजेबल इनकम, यानी जो लेबर को जो इनकम मिलता है वो 75 से 80% होता है। हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम जो है इकोनॉमी का 75 से 80% जीडीपी का। चीन में ये 45% है, यानी कि बाकी का इनकम जो है वो किसी और का है। करेक्ट। उसको वो जहाँ डिप्लॉय करें। तो अगर उन्होंने ऐसी अर्थव्यवस्था बना ली है, मैं इसकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि भाई इसमें उनको विलन करार करके उनको क्रिटिसाइज करके कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल, वो इकोनॉमी है वो जो है सो है, राइट। तो वो अगर उन्होंने ऐसी कोई मॉडल बना ली है कि, और मैंने तो कहीं पढ़ा कि वो जो फाइनेंशियल रिप्रेशन का मॉडल वहाँ चल रहा है वो टैंग डायनेस्टी से चल रहा है। वो ये 20-30 साल की बात नहीं है। हाँ, हंसने की बात
नहीं, मतलब ये ऐसा नहीं कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ नया ईजाद किया है, बिल्कुल ये मॉडल शायद वहाँ पे सदियों से चलता आ रहा है। तो ऐसे में इस इकोनॉमिक मॉडल में अगर किसी को उनसे कम्पीट करना है तो कैसे कम्पीट करेंगे? तो ये समस्या बड़ी से बड़ी होती जा रही है। तो हमने अभी एक नोट लिखा था कि कैन द ड्रॉ ब्रिजेस बी पुल्ड फास्ट इनफ। कहने का मतलब कि जैसे अब वो देखेंगे कोई किला है, उसमें कोई अटैक हो रहा है। अब जैसे अब यूरोप का देखिए, यूरोप में अभी सबसे बड़ी समस्या है कि जो उनके पोर्ट्स हैं उसके आसपास की ज़मीन पे चाइनीज़ गाड़ियाँ भरी हुई हैं, क्योंकि मतलब वो अभी चाइना उनकी इकॉनमी में गई नहीं है और वो इतनी गाड़ियाँ वहाँ इंपोर्ट हो रही हैं। तो इससे पहले कि यूरोप कुछ कर पाए, हो सकता है कि उनका बहुत सारी कंपनी का मार्केट शेयर चाइनीज़ कंपनी हड़प लेंगे और फिर टैक्स इंट्रोड्यूस करे उसके पहले ही वो जो वहाँ तो गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई है अंदर ही घुसना है सिर्फ। हाँ, और अगर उन्होंने 2-3 साल लगा दिए, जो हो सकता है, जो अभी चीन की शायद स्ट्रैटेजी भी है कि पहले वो जैसे हंगरी, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और हंगरी को उन्होंने बहुत पैसे दिए हुए हैं सड़क वड़क बनाने के लिए। तो अब यूरोपियन यूनियन का जब डिसीजन मेकिंग होता है तो हंगरी बोलता है कि नहीं, वीटो कर देता है। और अब जैसे वहाँ की गाड़ी कंपनियों में रेनो फ्रेंच कंपनी है, उसको समस्या है, बट BMW मर्सिडीज जर्मन कंपनीज हैं, उनका चाइना में भी प्रेजेंस है। उनको डर लगता है कि अगर हमने यहाँ कुछ गड़बड़ की तो हमारा वहाँ का मार्केट ख़त्म हो जाएगा। तो वो डिवाइड एंड रूल करके अगर चाइना ने 3-4 साल वहाँ पे गाड़ियाँ इंपोर्ट ऐसे करते रहे तो फिर हो सकता है कि कोई मतलब बहुत सारी गाड़ी कंपनियाँ वो ख़त्म हो जाएं। तो जब तक वो ड्रॉ ब्रिजेस खोलेंगे, जब तक वो बैरियर्स खड़ा करेंगे, तब तक में वो जो एनिमी जो है वो घुस चुका है। तो ये मॉडल है। तो ये जितनी जल्दी वो, तो चीन की कोशिश होगी कि जितनी जल्दी वो अपना फॉरेन प्रेजेंस बढ़ा सके वो बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि लोग इंपोर्ट ड्यूटीज लगाने वाले हैं। तो ये सब और ये जो है ना, ये हमें ये सब अच्छे से समझ के और फिर हमारी ये पॉलिसीज़ इसका फ़ायदा कैसे उठा सकती हैं। एक तरफ से ये अच्छा है कि हम लोग कहीं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में है ही नहीं, कि हमारे पास कैपिटल ही नहीं है, तो इससे हमें डायरेक्ट नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारे ग्रोथ की पोटेंशियल हो सकती थी, कि जैसे हम कुछ केमिकल्स इंडस्ट्री में, जैसे 2-3 साल पहले तक लग रहा था कि शायद केमिकल इंडस्ट्री में हमारा अच्छा ग्रोथ होगा, या सेमीकंडक्टर्स में ही। जैसे मान लीजिए कि अगर 50,000 कंपनीज अगर सेमीकंडक्टर बनाए लेंगे चीन में, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का तो ग्रोथ, मतलब जो रिटर्न प्रोफाइल है वो तो एकदम ही खत्म हो जाएगा। तो इसका हम फ़ायदा कैसे उठाएं और जहां नुकसान हो सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें, और अपनी कंपनीज को जहां पे कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, कैसे उनको और पुख्ता बनाएं और स्ट्रेंथन करें। तो ये सब नए पॉलिसी चैलेंजेस हमारे पास आने वाले हैं। बिल्कुल। सो अगेन फिर इसको अगर संक्षेप में बताया तो चीन के अपने प्रॉब्लम्स है। आपने बताया टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, एक्चुअली आपने बताया कि उनकी घट रही है, क्योंकि ये नहीं कि ग्रोथ स्लो हो गया है, एक्चुअली वो नेगेटिव हो गई है। और लेबर इनपुट तो एनीवे उनका बिकॉज उनकी आबादी जो है वो अभी बूढ़ी हो चुकी है ऑलरेडी, तो ज़्यादा लोग आ नहीं रहे वर्कफोर्स में, तो उन्होंने बहुत डेट ड्रिवन ग्रोथ करा हुआ है, पर्टिकुलरली रियल एस्टेट में। चाहे उन्होंने घर बना लिए, वो जो कहते हैं ब्रिज टू नोवेयर बना लिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उनके अपने प्रॉब्लम है। अभी तीसरी और अगर देखिए जो तीसरी बड़ी इकॉनमी है वो है यूरोप। और यूरोप तो मतलब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से एक मंदी के राह पे चल रही है, और उनका स्वास्थ्य जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है। तो वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पे वो देखें, लेबर इनपुट वहाँ पे भी गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पे भी एजिंग सोसाइटी है, जो फर्टिलिटी रेट है वो गिरती जा रही है, और इसलिए लेबर इनपुट वहाँ पे भी नहीं बढ़ रहा। तो वहाँ पे लेबर इनपुट जो है कम्प्लीटली माइग्रेशन के थ्रू बढ़ता है। अमेरिका में भी कुछ हद तक यही हालत है, क्योंकि जो अमेरिका में रहने वाले हैं उनकी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। वो माइग्रेशन से, इमिग्रेशन के थ्रू वर्कफोर्स बढ़ता है। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, हर जगह पे ऐसे ही होता है, यूरोप में भी होता है। बट होता क्या है कि हर 10-15 साल, 20 साल के बाद जो लोकल लोग हैं ये कहते हैं कि भाई इतने इमिग्रेंट कहाँ से आ गए, क्योंकि कुछ ज़्यादा जल्दी बदलाव हो गया, तो इसलिए वो रेजिस्टेंस आता है। तो आप देखेंगे कि यूरोप में अब राइट विंग पार्टीज़ जो हैं उनके वोट शेयर बढ़ रहा है। राइट विंग पार्टीज कहती हैं कि इमिग्रेशन कम करो, तो अब बाहर से वर्कर ला के ग्रो कराने की क्षमता नहीं है उनमें। दूसरा क्या है कि
एक बहुत बड़ा एक प्रोडक्टिविटी ड्राइवर होता है कॉस्ट ऑफ एनर्जी। क्योंकि आप जितने भी इकोनॉमी की थ्योरी पढ़ेंगे उसमें है कि अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रो कराना है तो आपको एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। और अब अगर आप सिंपल तरह से देखें, जैसे मान लीजिए मैं चल के एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ तो मुझे मान लीजिए 1 घंटा लगता है। अगर मैं साइकिल चला के जाऊँगा तो क्या उसमें भी ह्यूमन पावर ही लग रहा है, तो हो सकता है कि मैं जैसे मान लीजिए 6 किलोमीटर है तो मुझे वहाँ 15 किलोमीटर पे जाऊँगा तो 24 मिनट में पहुँचूँगा। अगर मैं गाड़ी से जाता हूँ तो उसमें बहुत तेल लगेगा, लेकिन मैं वही दूरी जो है 1 या 2 मिनट में कवर कर सकता हूँ। वैसे ही मान लीजिए कि आपने घर बनाए, अगर आपने अनबेक्ड ब्रिक्स के घर बनाए तो आपका जो है बारिश में चल जा सकता है। अगर आपने बेक कर दिया तो वो ब्रिक जो है वो, जैसे हड़प्पा के समय के ब्रिक्स अभी भी जिंदा है, तो वो काफ़ी दिन तक चलता है। इसमें भी एनर्जी चाहिए। अगर आपको स्टील बनाना है तो और एनर्जी चाहिए, कॉपर बनाना है और एनर्जी चाहिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एनर्जी से बहुत डीपली लिंक्ड होती है। यूरोप के साथ क्या था कि उनको रूस से काफ़ी सस्ती एनर्जी मिलती थी, ना वो ख़त्म हो गई क्योंकि अब वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो है उसमें यूरोप एकदम सीधा इम्पैक्ट होता है उस पर। तो आप देखेंगे कि उनकी एनर्जी कॉस्ट ऐसे बढ़ रही है। जब एनर्जी कॉस्ट ऐसे बढ़ती है ना तो बहुत सारे जो एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो किससे वो मतलब मान लीजिए कि कोई चीन की या इंडिया की या यूएस की कंपनी से कम्पीट ही नहीं कर पाते। तो और दूसरा क्या हुआ है कि वहाँ पे वो कोई यूनानिमिटी बनती नहीं है क्योंकि वो मॉनेटरी यूनियन तो है बट पॉलिटिकल यूनियन नहीं, पॉलिटिकल यूनियन नहीं है, फिस्कल यूनियन नहीं है। तो क्या होता है कि अब हमारे भारत में जैसे अगर कितने राज्य हैं वो अगर बुरा माने अच्छा माने, लेकिन क्योंकि हम लोग यूनियन और स्टेट्स हैं तो अब दिल्ली की सरकार को जो इच्छा होती है वो मिली सरकार हो या एक पार्टी की सरकार हो, तो डिसाइड कर लिया कि हमें ये करना है तो वो हो जाता है। अमेरिका में क्या है कि कुछ भी हो जाए वो अगर ट्रेड पॉलिसी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति की मोनोपोली है, करेक्ट, उसको जो इच्छा हो वो कर सकता है। उसका नुकसान भी होता है कि जब ट्रम्प साहब आएंगे तो कोई ड्रामा करेंगे, लेकिन अब यूरोप में ये पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पे वो टफ डिसीजंस होते हैं, जैसे हम आप भी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, क्या होता है कि वो एक ग्रुप में कॉमन डिनोमिनेटर जो बोलते हैं कि तो एक ग्रुप में सबको जो पसंद आता है वो फाइनली होता है। और डिसीजन मेकिंग बहुत समय लगता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लीडर ही नहीं है टीम का, बिल्कुल, तो हर किसी का अपना ओपिनियन होगा, लेकिन आप डिसीजन ही नहीं लोगे तो बात तो आगे बढ़ेगी नहीं। अगर आप सब ऑप्टिमल डिसीजन ले लोगे, मान लीजिए कि बहुत घटिया लीडर है, लेकिन कुछ तो बात आगे बढ़ेगी, तो वहाँ तो बढ़ते ही नहीं है। तो यूरोप के साथ ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि वो वहाँ पे फिस्कल और मॉनेटरी यूनियन नहीं है। और हर, जैसे मैंने अभी आपको चीन का उदाहरण देके समझाया, और वो बाहर वाले जो हैं वो उसमें जोड़ तोड़ करके वो जो यस प्राइम मिनिस्टर फायदा उठा रहे हैं। हाँ, यस प्राइम मिनिस्टर में वो तो उन्होंने बड़ा लंबा, और ये अभी से नहीं दशकों से चला रहे हैं, बिल्कुल, कि वो आग लगा दे रहो, इसको इससे लड़ा दो, उसको उससे लड़ा दो, बिल्कुल। तो ये भी एक समस्या है यूरोप। और ये पिछले कुछ वर्षों में इसमें थोड़ा ज़्यादा वो हुआ, जैसे जर्मनी है वो पूरे दुनिया में एक कैसे बोले तो उदाहरण वाली इकॉनमी हुआ करती थी 5 साल पहले तक भी। बट अभी अगर देखें तो थोड़ा वहाँ पर भी थोड़ा, क्योंकि जर्मनी की इकॉनमी का एक ऐसे है ना कि वो चीन को एक्सपोर्ट करते थे, बिल्कुल, और रशिया से एनर्जी इंपोर्ट करते थे और माइग्रेंट लेबर से काम करते थे, और वो तीनों ही बंद हो गए। तीनों, रूस से एनर्जी महंगी हो गई है, अब चीन में इमिग्रेशन हो रही है, और चीन में जो उनको एक्सपोर्ट करना था डिमांड गिर गई है, डिमांड गिर गई है। और प्लस चीन की ये जो ट्रिलियन डॉलर जो ये लगा रहे हैं, ये केवल एक्सपोर्ट के लिए नहीं लगा रहे, कि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब उनका जो हमने अभी रिपोर्ट लिखी थी इस पे कि 2022 में उनका ग्लोबल शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू ऐड की, मतलब जितना दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग में 30%, 2 साल में ये 32.5 हो गया है। तो ये सब पूरा का पूरा खाली एक्सपोर्ट ग्रो करके नहीं हुआ है, वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है। बिल्कुल, कि जो पहले वो इंपोर्ट करते थे वो खुद से बना रहे हैं, तो इससे भी जर्मनी को नुकसान हुआ है।
तो अब उनका वो एंड मार्केट कमज़ोर हो रहा है, उनकी एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई और इमिग्रेशन में वहाँ अंदर में काफ़ी पॉलिटिकल झगड़ा चल रहा है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था नीलकंठ, धन्यवाद। इसको अगर सबको साथ में ले आए तो अगर हम किसी भी देश के आर्थिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो एक परफॉर्मेंस उसका है और एक हेल्थ उसका है। परफॉर्मेंस है कि वो जीडीपी कैसे उनकी दौड़ रही है, जहाँ पर हमने बात करी कि लेबर इनपुट कैसे बढ़ रहा है, कैपिटल इनपुट कैसे बढ़ रहा है और टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ रहा है। और स्वास्थ्य की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट है, मॉनेटरी पॉलिसी है और ये फैक्टर्स जो मैटर करते हैं कि आपके बैलेंस शीट में कितने लोन हैं, आप जो कैपिटल लगा रहे हो किन एसेट्स पे लगा रहे हो, एंड और ये सारी चीज़ें मैटर करती है। जहाँ पर हमने ये भी देखा कि अगर हम आज दुनिया में देखें तो जो दुनिया की बड़ी इकॉनमी है यूएस या अमेरिका, उसने काफ़ी अच्छा करा है पिछले 15 सालों में, पर आज जो है वो थोड़े से नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है क्योंकि उसकी जो पिछले 3-4 साल की ग्रोथ है वो फिस्कल डेफिसिट ड्रिवन है कि उन्होंने काफ़ी सारा लोन लिया हुआ है इसको भविष्य से इसको ग्रो करने के लिए। एंड उसके साथ में उनकी मॉनेटरी पॉलिसी भी करीब 1 साल पहले तक काफ़ी लूज थी, तो ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे थे और अभी उन्होंने काफ़ी चढ़ा दिया है, बट दोनों फिस्कल और मॉनेटरी पे उन्होंने दोनों तरफ से मैक्सिमम एफर्ट डाल दिया था। तो जब ये अनरावल होगा, जब ये वो खींचेंगे यहाँ से, तो शायद उनकी इकॉनमी में कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरी ओर हमने बात करी चीन की, जो पिछले 4-5 दशक से काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, पर वहाँ पर भी अभी थोड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज लग रहे हैं। उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी जो है एक्चुअली गिर रही है बिकॉज वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो एज हो चुकी है, वो बूढ़े हो चुके हैं। कैपिटल फॉर्मेशन उन्होंने काफ़ी की है, पर वो शायद मोस्ट प्रोडक्टिव नहीं है क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग बना दी है जहाँ पे लोग नहीं है, उन्होंने रोड बना दिए जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है, उन्होंने ब्रिज बना दिए जो कोई यूज़ नहीं कर रहे। और उनकी जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, आपने बताया कि एक्चुअली वो तो गिर रही है, वो नेगेटिव है। तो चीन में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ दरारें आ रही है और यूरोप जो है वो भी अपने चैलेंजेस के थ्रू गुजर रहा है। तो अगर हम देखें पूरे दुनिया में ऐसा लग रहा है कि सब जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। भारत पे हमने बात की जहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सिचुएशन उल्टा लग रहा है कि जब ये सारे देश बहुत अच्छा कर रहे थे तब हमने इतना अच्छा नहीं किया, बट आज जो है हमारे कॉर्पोरेट्स, हमारी बैंकिंग सेक्टर और हमारा कंज्यूमर सेक्टर, उपभोक्ता जो है उनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वहाँ पर लोन काफ़ी कम है अगर हम किसी से भी कंपैरिजन करें तो। और सरकार की जो फिस्कल डेफिसिट है वो थोड़ी गड़बड़ाई थी कोविड के दौरान क्योंकि सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ा था अपनी ओर से, बट वो भी जो है सरकार वापस खींच रही है और ऑलरेडी वो 9% से 5% पे आ चुकी है और शायद और बढ़ोतरी होगी यहाँ पे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा आपने ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक एक पिक्चर पेंट किया है, धन्यवाद आपका इस एपिसोड में। और हमारी कामना है कि ये जो हिंदी वाली एपिसोड हमने चालू की है वो आपको भी पसंद आई और हमारे दर्शकों को भी पसंद आएगी जरूर। थैंक यू प्रिया। Thank you for listening into this episode of Open Dialogue. I hope you enjoyed this as much as we've enjoyed bringing it to you. We are overwhelmed by the response that we've received and really look forward to your comments and feedback. Do like and subscribe to our channel to keep track of new episodes that are coming through. Thank you.